तैयार हो जाइए बाजार के नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए। और हफ्ता है बेहद अहमियत वाला, क्योंकि है इस हफ्ते महीने की एक्सपायरी और साथ ही ग्लोबल मार्केट से भी ढेर सारे संकेत। तो शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस हफ्ते की तैयारी कैसे करें। एक्सपायरी पर भी नजर है और ढेरों और इवेंट्स भी हैं जहां पर हमारा फोकस बना रहेगा। सर बताइए, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है दीप, और सबसे पहला और सबसे मजबूत ट्रिगर वहीं से आता हुआ दिख रहा है। डाउ 225 अंक चढ़कर बंद हुआ है। नैस्डैक में 250 अंकों की तेजी रही और S&P ने भी दमदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए, वो कच्चे तेल के गिरते हुए दाम $66 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। 4 महीनों के लोएस्ट लेवल पर कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो एक और ग्लोबल मार्केट की मजबूती और दूसरे और कच्चे तेल की कमजोरी, दोनों ही हमारे लिए फायदे की बात। एक और नए खिलाड़ी की तैयारी बाजार में उतरने की, न्यूयोर्को विस्तास, ये है सीमेंट कंपनी निर्मा ग्रुप की, जिसकी आज होने वाली है लिस्टिंग। इशू प्राइस ₹570 के ऊपरी बैंड पर हुआ है तय। वित्त मंत्री आज शाम 5 बजे बड़ा ऐलान करने जा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसका लॉन्च होगा और इससे पता चलेगा कि आने वाले 5 से 6 सालों में सरकार किस तरह से एसेट मोनेटाइजेशन पर आगे बढ़ेगी। ये बेहद बड़ी और अहमियत वाली खबर बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, देश के लिहाज से, आज शाम 5 बजे। जी दी बिल्कुल, तो इस बड़े इवेंट पर हमारी रहेगी नज़र। साथ ही लिस्टिंग के हिसाब से भी काफ़ी अहम हफ्ता है। 3 कंपनीज की लिस्टिंग होगी, इसके लिए आज एक होने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र है सर। पर इससे पहले कि आज के इवेंट्स और इस हफ्ते की बात करें, एक बार जरा पिछले हफ्ते का रिकैप मैं लेना चाहूँगा सर, क्योंकि वेडनेसडे तक तो हमने देखा कि 5 दिन लगातार बाजारों में नए रिकॉर्ड्स बने। निफ्टी बढ़िया तेज़ी दिखा रहा था, 16,700 तक पहुँचते हुए दिखा, और फिर वहाँ से जो 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की शार्प गिरावट आई, ब्रॉडर मार्केट्स में वीकनेस देखी और बैंक निफ्टी स्पेशली काफी कमजोर होते हुए दिखा। कैसे समझे इस पिछले हफ्ते के एक्शन को, और जब भी वो गिरावट आई, वो शार्प जो गिरावट आई जहां से थोड़ा डर भी फैला, उसको कैसे देखें? दीप, पिछले हफ्ते की गिरावट को और पिछले हफ्ते के पूरे के बाजार को 2 तरीके से देखना होगा। एक इंडेक्स के लिहाज से और दूसरा स्टॉक्स के लिहाज से। अगर इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो कहीं कोई दूर दूर तक समस्या नहीं है, क्योंकि जहां हम बंद हुए 16,450 पर शुक्रवार को, वो लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1% नीचे है। 16,700 का आपने लाइफ टाइम हाई बनाया है और क्लोजिंग बेसिस पर 16,614 का लाइफ टाइम हाई है। तो वहां से मुश्किल से आप कितना 250 पॉइंट भी दूर नहीं है। तो 1-1.25% हाई से दूर है। क्लोजिंग बेसिस पर तो 1% भी नीचे नहीं है। तो फिर नीचे हुए क्या, मतलब लाइफ टाइम हाई पर 1% नीचे होना कोई नीचे होना नहीं होता। दूसरी बात, 2 दिन आप मजबूती के साथ बंद हुए और 2 दिन कमजोर बंद हुए। लगातार 5 दिन, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब निफ्टी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। 5 दिन तक लगातार ऐतिहासिक स्तर हमने छुए हैं और उसके बाद हल्की फुल्की कमजोरी। तो फिर उसमें कौन सी बड़ी समस्या है? तो इंडेक्स के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी के लिहाज से भी आप देखेंगे तो इतना बुरा हाल नहीं है। ठीक है, 1,000-1,200 पॉइंट की कमजोरी आपने ऊपरी स्तरों से देखी है। 36,300 के आसपास के हाई बनाकर आप 35,000 तक आए हैं। तो कितना, 1,200 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 1,200 पॉइंट, मतलब 3%। तो बैंक निफ्टी भी अगर 3% टॉप से गिरता है तो कोई खास ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2.5% के आसपास का करेक्शन क्लोजिंग बेसिस पर है, वहां भी बुरा हाल नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के प्रदर्शन को लेकर जरूर लोग परेशान है, लेकिन अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स मुश्किल से 0.25% गिरा है। तो वहां पर भी जाहिर सी बात है कि अगर निफ्टी 1-1.5% गिर सकता है, बैंक निफ्टी 2.5-3% गिर सकता है, तो मिड कैप में 0.25% की गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है। जो समस्या है बाजार में वो इंडेक्स के बाहर है। इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स में जो भरपूर करेक्शन हुआ है वो ट्रेडर्स को परेशान करता हुआ दिखा। और ये परेशानी डबल तब होती है जब एक और लाइफ हाई पर लाइफ हाई बने और दूसरी ओर आपका स्टॉक हर रोज नीचे नजर आए। स्मॉल कैप इंडेक्स 7.5% गिरा है और यहीं पर समस्या है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स 7.5% गिरता है तो वो स्टॉक जो तेजी से भागते हैं, सर्किट टू सर्किट चलते हैं, या रोज 10 से 15 या 20% बढ़ने की ताकत रखते हैं और बढ़कर दिखाते हैं, वही सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं। और वहीं पर शायद ट्रेडर्स के लिए सबसे मुश्किल भरा माहौल रहा है पिछले हफ्ते। अदरवाइज आप देखेंगे एक दिन छुट्टी थी, 2 दिन हम पॉजिटिव बंद हुए, 2 दिन हम नेगेटिव बंद हुए, 4 में से 3 दिन हमने लाइफ टाइम हाई बनाया। तो फिर मतलब डरने, घबराने, मुंह फुलाने, नाराज होने की बात नहीं है। लेकिन पॉइंट यही है कि इस वक्त स्टॉक्स में प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा हुआ है, इंडेक्स में नहीं। इंडेक्स में कहीं न कहीं अगर आपके बैंक्स कमजोर हैं, कुछ और कमजोर हैं, ऑटो कमजोर है, मेटल कमजोर है, तो फिर आपको बचाने के लिए HUL, FMCG
कहीं न कहीं किसी न किसी स्टॉक से, कभी आईटी से आपको सहारा मिल जाता है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट परफेक्ट है। निफ्टी में कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी के संकेत नहीं है। और शुक्रवार को भी जब बड़ा डर था कि छुट्टी के बाद बड़े गैप डाउन से खुलेंगे, तो हमारा यही कहना था कि आप चिंता मत करिए, जब तक 16,350 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं कि कहीं कोई आप कमजोरी वाला माहौल है। सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए ठीक है, एक बार आप 16,450 के नीचे गए तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है, बट अगर पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो स्टॉप लॉस तेजी की तरफ ट्रिगर भी नहीं हुआ है। तो मेरा ये समझना है दीप के अब इंडेक्स में तो हल्का फुल्का करेक्शन। और एक और चीज बताना चाहता हूं, ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ, पिछले 3 हफ्तों से देखिए आप, हर हफ्ते, माफ कीजिए 3 से 4 हफ्ते में लगभग हर हफ्ते इंडेक्स में 1 से 1.5 दिन का शार्प करेक्शन आता है। उस वक्त सब लोग विचलित होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। सो आपको पोजीशनिंग अपनी समझनी है। अगर आप इंडेक्स में हैं, बिल्कुल तेजी में है, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, और शुक्रवार को भी इतनी तेज गिरावट का डर जिन लोगों को लग रहा था तब भी हम यही कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि इंडेक्स को लेकर परेशान मत होइए, लेकिन स्टॉक्स को लेकर आपको अपना डिसिप्लिन रखना होगा। अगर आप हाई बीटा स्टॉक्स में हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, यहां पर तेजी से वो बढ़ते हैं तो गिरने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, तेजी से गिर सकते हैं। और जो आपने देखा भी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार गिरे हैं, अदरवाइज वहां भी 1-1.5-2 दिन करेक्शन के बाद वापस से तेजी आ जाती है। अब होगा ये कि इंडेक्स की मजबूती रहेगी। हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन आपने जो सारे छोटे स्टॉक्स में देख लिया, टाइम वाइज करेक्शन देखना पड़ सकता है। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब ये होता है, प्राइस वाइज करेक्शन तो वो कि दाम गिर जाएं, जो कि गिर चुके हैं। कई सारे मिड कैप इंडेक्स ऐसे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15 से 30% गिर चुके हैं एक ही हफ्ते में, तो वो प्राइस वाइज करेक्शन हो गया आपका। टाइम वाइज करेक्शन ये कि बढ़ने के लिए इंतजार। अब ये कब बढ़ेंगे, कितना वक्त लगाएगा, ये वक्त लगा सकते हैं बढ़ने के लिए। हो सकता है हफ्ता भर लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, वो आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। तो ऐसे में एक ही चीज आपको करनी है, पहली क्वालिटी चेक, कि आपके पास जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स 25 से 30% गिर चुके हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप एवरेज कर सकते हैं। और तीसरी बात, क्वांटिटी कम रखनी है। और चौथी बात, आपको करना है इंतजार। आप ये मान के चले कि मेरे खरीदने के बाद 5 से 10% और नीचे जा सकता है, मेरे खरीदने के बाद 2 हफ्ते तक स्टॉक हिले ना, मेरा पेशेंस टेस्ट करे, हो सकता है 2 से 4 हफ्ते लगे। अगर ये सब चीज सोचकर आप अगर मिड कैप शेयरों में बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप निराश होंगे, आप मायूस होंगे। आपके पैसे भी बनेंगे, आपने जिस प्राइस पर खरीदा उस प्राइस से इसके भाव भी आएंगे, आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा बल्कि पैसा भी बनेगा। लेकिन इस वक्त मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। पिछले 1.5 साल से कई सारे नए इन्वेस्टर्स बाजार में आए, उन्होंने इस तरह की सीन देखी नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, हमारे भाव से नीचे जाए तो इतना लंबे समय तक नीचे रहें और वापस ऊपर आने में वक्त लगाएं। लेकिन ये एक नया अनुभव है, नई लर्निंग है, नया सबक, नई सीख है उन तमाम नए इन्वेस्टर्स के लिए जो पिछले 1.5 साल में आए हैं मार्केट में। आपके लिए ये अगले 2 से 4 हफ्ते लिटमस टेस्ट है। अगर आप कैश स्टॉक्स में हैं तो बाजार आपके पेशेंस, आपके धैर्य को परखेगा, और जो इसमें पास होंगे वो फिर से पैसा बनाकर निकलेंगे, ये बात निश्चित है। तो पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को, इन्वेस्टमेंट पोजीशन को अपनी लिमिट में रखें, उतना रखें जितना आप संभाल पाएं। और जो अगर आपको कहते हैं ना कि हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो उतना खाएं जितना पचा सकें। मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी कम खाएं ताकि पचाने में भी आसानी हो। तो थोड़ी पोजीशन लाइट रखेंगे, हल्के रहेंगे, तो आपके लिए नीचे में ऐड करने का भी मौका रहेगा और आपकी पोजीशन को लेकर आपको तनाव भी नहीं होगा। बस ये है लास्ट पिछले हफ्ते के जो सबक हमारे सबके लिए, दीप, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और इन सभी फैक्टर्स पर रखेंगे नज़र। और ऑफ कोर्स रोज आप स्ट्रैटेजी भी बताते हैं, तो वहाँ से भी किन लेवल्स पर रखनी है नज़र, इसका भी आइडिया मिल जाएगा। आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले जो एक ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुधरते हुए दिखा है फ्राइडे को, और आज भी दमदार एक्शन एशिया में हम देख रहे हैं, उसको कैसे समझें? जैक्सन होल की मीटिंग भी है और साथ ही हमारे बाजारों में मंथली एक्सपायरी भी रहेगी, तो इवेंट पैक्ड हफ्ता है, कैसे अप्रोच करें इसे? दीप, न तो मैं अमेरिकी बाजारों को लेकर कभी परेशान था, न हूं और न ही मुझे चिंता है। और मैं आपको लगातार ये कह भी रहा था, पिछले हफ्ते भी हम यही बात कर रहे थे, 5 दिन तक अमेरिका ने रिकॉर्ड हाई बनाया, क्या गिरेंगे ही नहीं? मतलब बिल्कुल कुछ ऐसा थोड़ी कि हर रोज बढ़े, ऐसा कैसे संभव है? अगर हमें रोज हाई देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमारा नसीब है कि हर रोज बढ़ना। अदरवाइज आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि आप हर रोज हाईज बनते हुए देखें। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में भी जो कुछ हुआ वो बिल्कुल परफेक्ट एक करेक्शन है। हम बात भी कर रहे थे 35,600-700 के आसपास एक बार अमेरिका पहुंचेगा, लगभग वहीं पर हाई बनाए, 35,600 कुछ के हाई बनाए।
35,200 की वो रेंज थी जहां पर अमेरिकी बाजार काफी लंबे समय तक वक्त बिताते हुए दिखे और वहीं से घूम गए। सिमिलरली हमारे यहाँ जैसे 16,200 16,300 की रेंज में निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पर बहुत वक्त बिताया। 16,300 के ऊपर जाता था, 4-5 बार गया, आज बंद होने में वापस 16,300 के नीचे, 4-5 बार 16,200 के नीचे गया दिन के दौरान, बंद होने में फिर ऊपर। सिमिलर सिचुएशन 35,200 की 100 की रेंज में डाउ की थी। डाउ वहां से भागा, वापस करेक्शन होकर वहां पर आया। आप देखिए शुक्रवार को जो तेजी हुई, किसी ने उम्मीद की थी क्या? जब हम बंद हुए तब 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले में 250 पॉइंट तो एक्चुअली देखा जाए तो आपके लिए डाउ की तेजी 250 पॉइंट की नहीं है, 450 पॉइंट की है, करेक्ट। और ऐसा कम देखने को मिलता है, तीनों तरफ हरियाली बढ़िया हो, डाउ भी बढ़ रहा है, नैस्डैक भी जमकर बढ़कर आया 250 पॉइंट, S&P ने भी तगड़ा उछाल दिखाया, 1% के आसपास की तेजी तीनों में होती दिख रही है। और चौथी बात, और एशिया में भी बढ़िया खरीदारी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है दीप जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि चूंकि इस हफ्ते के अंत में जैक्सन हॉल की जो मीटिंग होगी, आई एम श्योर उसका असर शायद आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। जी हाँ, शनिवार रविवार तक वो मीटिंग चलेगी, तो सोमवार को असर देखने को मिलेगा। उससे पहले हल्के फुल्के अमेरिकी बाजार रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अमेरिकी बाजारों में कहीं कोई खास समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है। रेंज बाउंड मार्केट है, 5 दिनों तक लाइफ हाई बनाने के बाद हल्के फुल्के करेक्ट हुए, वापस से आप 35,600 35,500 35,700 की तरफ डाउ को जाते हुए देखेंगे, वहां जाकर रुक जाएंगे। 35,000 के नीचे फिर से खरीदारी आती हुई दिखेगी, तो वहां पर भी कंसोलिडेशन, थोड़ा वक्त बिताने वाला मामला हो सकता है, और हमारे यहाँ भी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। बाजार एकदम ग्लोबल मार्केट्स भी परफेक्ट है जैसा आप चाहते हैं, हमारे मार्केट भी परफेक्ट है जैसा आप चाहते हैं, सिर्फ छोटे शेयरों को छोड़कर। जी बिल्कुल सर, ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा पेन है, बट इंडेक्स लेवल पर सब कुछ ठीक ठाक है। तो आइए सर फिर करते हैं शुरुआत। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, आज के संकेतों को कैसे देखें? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर लेकर चलें। इससे बढ़िया संकेतों की उम्मीद करना ही मतलब बेकार है। मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि इतने बढ़िया तेजी के साथ आपको अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बंद होते दिखे, डाउ फ्यूचर्स ऊपर हो, एशिया पूरा हरियाली में हो। खासतौर से हाँ, एशिया की जब हम बात कर रहे थे, हांगकांग 20% लुढ़क चुका अपने टॉप से। अगर आपको लगता है कि आपके मार्केट काफ़ी खराब है, जो कि 1-1.5% नीचे है अपने टॉप से, तो हांगकांग की तरफ नजर आ लिया। हालांकि उनकी अपनी समस्याएं हैं जिस वजह से वो गिरे हैं, और इसलिए 2% अगर वो मजबूत है तो हमें कोई बहुत जोश भी नहीं आ रहा उनकी वजह से। हाँ, लेकिन निक्केई 2.25% की दमदार तेजी दिखा रहा है। तो बाकी एशियाई बाजारों में जबरदस्त एक्शन है, बढ़िया तेजी है, जिसका फायदा आज हम उठाएंगे दीप। पहली बात तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव साइड पर आए हैं, लेकिन घरेलू फंड्स के संकेत बदलकर न्यूट्रल होते हुए दिखे, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल होते हुए दिखे। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखा है। ट्रेंड पॉजिटिव था, है, और अभी भी कहीं कोई उसमें बदलाव के संकेत है नहीं। इसलिए शुक्रवार को भी आपको याद होगा जब हमने कमेंट्री की, हमने कहा कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, अनलेस कि आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, और वो है 16,125। जब तक 16,125 को आप क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहे हैं, तब तक बिल्कुल आपको अपने मन में लाने की जरूरत ही नहीं है कि आप कमजोर हैं। सिंपल 400-500 पॉइंट का करेक्शन आपको, रनिंग करेक्शन 3 से 5% का निफ्टी में कभी भी किसी भी वक्त हर बुल मार्केट में आएगा। उस बुल मार्केट में आपको ये लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है और अब टॉप बन गया है, लेकिन बाजार बार बार फिर आपको ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जिस लेवल की बात हम लगातार 15,575 की करते आए थे कि जब तक उसके नीचे बंद न हो तब तक आपको तेजी में बना रहना है, अब वही लेवल 16,125 का है। 16,125 के नीचे जब तक निफ्टी बंद ना हो तब तक आपको व्यू बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तब तक आपको 100% तेजी के व्यू में रहना है। 16,175 नोट करके रख लें। ये हैं आपके लिए सारे आज के ट्रिगर्स। जी दी बिल्कुल, तो ये तो रहे आज के अहम संकेत। अब लेवल्स की बात करें सर, बड़े लेवल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं आज? बड़े जोन बता दूं मैं आपको, 16,375 16,450 आज के लिए तुरंत प्रभाव से बड़ी सपोर्ट रेंज है, और वो इसलिए 16,375 का शुक्रवार का लो, 16,450 की शुक्रवार की क्लोजिंग, तो सबसे पहले यही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। गैप से खुलेंगे आप 16,500 के ऊपर, और तब 16,500 16,525 आपके लिए इंट्राडे में मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। एक बार गैप से खुलने के बाद वो मैं आपको 9:08 पर बताऊंगा। अब आइए इसके नीचे, वैसे तो जाएंगे नहीं, जाना होता तो शुक्रवार को ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी रस्म अदायगी के तौर पर एक लेवल और नीचे का दे दूं,
16,250, 16,275 ब्लाइंड बाय जो है आएगा भी नहीं और आपको ध्यान में ज़्यादा रखना भी नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,525, 16,565 इस रेंज में कहीं न कहीं हम ऊपर में खुलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि और कितनी ताकत आगे बनती है। एशिया बहुत ज़बरदस्त मजबूत है, तो संभावना पूरी कि इसके पार निकलकर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखे, फ्रेश खरीदारी होती दिखे। 16,615, 16,700 अगला टारगेट होगा निफ्टी का, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। 16,701 नोट आउट अब तक का लाइफ हाई है आपके लिए 18 अगस्त को जो बना है, वहां पर आप थोड़ा रुकते हुए देखेंगे। ये हो गई आपके लिए बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी जहां हम बंद हुए और जहां शुक्रवार का लो था 34,925, 35,025, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है आज के लिए, आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। उसके ठीक नीचे 34,575, 34,775 इस रेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोरी के मामले में बैंक निफ्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजबूती निफ्टी में है, कमजोरी बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं? 35,300, 35,425, ये हल्की फुल्की रेंज है, यहां पर हम खुलेंगे और इसके बाद 35,550 से 35,800 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करेगा। वापस से 35,800 के ऊपर बंद होना शुरू करेगा बैंक निफ्टी, तो हम मूड माहौल बदलकर ये समझेंगे कि बैंक निफ्टी तेजी करने को तैयार है। याद रहे 2 हफ्ते बैंक निफ्टी ने 35,800 के ऊपर बंद दिया और पिछले 2 दिनों में 35,800 के नीचे। तो अब 35,800 ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। जिस दिन 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाता है, आप समझिए अपना करेक्शन पूरा करके बैंक निफ्टी और ऊपर जाने को तैयार है। ये ध्यान में रखिएगा, ताकि मैं आपको लेवल्स, और जो सारे लेवल्स में सुबह सुबह की कमेंट्री में लेता हूं, आज ही नहीं हर रोज, सारे के सारे लेवल स्पॉट लेवल है। निफ्टी के सारे स्पॉट लेवल है, कोई फ्यूचर लेवल नहीं, सबके सब निफ्टी हुए है, बैंक निफ्टी हुए, सारे इंडेक्स के लेवल स्पॉट लेवल है। तो ये रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आपके लिए बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखना है नया ध्यान। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? दिन के लिए ट्रेडिंग रेंज लेकर चले आप 16,450, 16,565 दिन की छोटी रेंज है। 16,565 के आसपास कहीं खुलने चाहिए। 16,375, 16,615 दिन की मीडियम रेंज है, जो शुक्रवार के लोज और आज 16,615, 625 तक की संभावना बनती है। ये रेंज हो गई। और बड़ी रेंज के तौर पर 16,275, 16,700 का आप लेकर चले, ये आपके लिए रेंज हो गई। आइए बैंक निफ्टी 34,925, 35,425 दिन की छोटी रेंज है। 34,800, 35,550 दिन की मीडियम रेंज है और 34,575 से लेके 35,675 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप बैंक निफ्टी में लेकर चल सकते हैं। इस पर रखनी है आपको नजर। अब आइए डेटा दूसरे बता दूं। एफआई की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है 2%, 64 से 62%। डेटा में साफ दिखा रहा है कि इंडेक्स में बड़ी अनवाइंडिंग, यानी कि तेजी की पोजीशन काफ़ी तेजी से कम हुई है, काफ़ी पोजीशन घटाई है। तो एफआई ने फ्रेश शॉर्ट नहीं किया है, सिर्फ अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को कम किया। ये आप देख सकते हैं इस वक्त एफआई की पोजीशंस में। पुट कॉल रेशियो ये इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम लगातार कह रहे थे कि पुट कॉल रेशियो बहुत हायर साइड पर है, मार्केट कभी भी करेक्शन दे सकता है। अब यही दिक्कत ये है कि करेक्शन किस पॉइंट से आएगा वो कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हायर पुट कॉल रेशियो 1.7 के ऊपर दो दिन तक पुट कॉल रेशियो, और इसलिए दोनों दिन हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहना है। और कल देखिए जिस तरह से शुक्रवार को करेक्शन आया, बुधवार को भी हल्की फुल्की बिकवाली ऊपरी स्तरों से होती हुई दिखी। अब पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल हो चुका है, एकदम लाइट है, हल्का है। तो जो कुछ एक्सेस लॉन्ग पोजीशन थी, जरूरत से ज्यादा लोगों ने भर लिया कि हम और संभल नहीं रहा, वो मामला खत्म हो चुका है। 1.21 एकदम आराम से कंफर्टेबल साइज में ये पुट कॉल रेशियो, आपको तेजी की तरफ ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो होगा थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी। लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर शुक्रवार तक था, खत्म हो चुका। ये आप कंफर्ट लेकर चल सकते हैं। ये और विक्स 9% बढ़ा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन देखते हैं आज हो सकता है बाजार के मूड माहौल के साथ विक्स थोड़ा सा कम हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा कोई इंडिकेशन यहां से है नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए पीसीआर तो काफी कंफर्टेबल है, ये भी आज की तेजी में पार्टिसिपेट करने का एक रीजन बनेगा। अब पोजीशंस की बात करें सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करना चाहिए?
एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आपको एक ही स्टॉप लॉस रखना है 16,375 से थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट के कंफर्ट के साथ 16,350। आपको याद होगा दीप कि शुक्रवार को भी यही स्टॉप लॉस मैंने दिया था क्लोजिंग बेसिस पर कि जब तक 16,350 के नीचे बंद ना हो तब तक डे ट्रेडर्स को आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं लॉन्ग पोजीशन पर। और जिन्होंने नहीं लगाया क्लोजिंग बेसिस पर, आप वहां से 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए 16,450 पर, वो आज मुस्कुराएंगे और उन्हें एग्जिट करने का मौका मिलेगा। और एग्जिट से एक चीज याद आई, जो लोग पिछले 2 दिनों में, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार की गिरावट को देखकर डरे, घबराएं और ये सोचने लगे कि हमें क्या रिकमेंड कर दिया है, हमने क्या ले लिया है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उनके लिए गोल्डन चांस है। अगर आपको डर लगा हो, आपको ये लगाओ कि अब मेरा क्या होगा, मेरी पोजीशन जरूरत से ज़्यादा हो गई है, पता नहीं किसके बोलने से मैंने क्या ले लिया, अगर ये सारे विचार आपके मन में आए हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ये एक बार आपको मौका मिले, आप हल्के हो जाए, बाजार वापस रिकवरी के मूड दे रहा है, आपको गोल्डन चांस दे रहा है, जो कि आपको पिछले हफ्ते बिल्कुल भी आपने सोचा नहीं था कि वापस ये भाव आएंगे। तो जिन को डर लगाओ उन्हें अपने आप को संभाल कर अपनी पोजीशन हल्की कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बाजार बढ़े तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये तो घटेगा ही नहीं, और जब घटे तो ऐसा लगे कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, वापस बढ़ेगा नहीं। तो अगर ये भावनाएं, ये विचार, ये इमोशंस आपके हैं तो फिर आपके लिए इस हफ्ते गोल्डन चांस है कि बाजार ऊपर आ रहा है, फिर आप हल्के हो जाएं ताकि अगली बार, और फिर मैं कह रहा हूं फिर से ऐसा झटका आएगा। लगभग 3 हफ्तों से हर हफ्ते 1 से 1.5 दिन का शार्प करेक्शन बाजार में आ रहा है, और उस करेक्शन में अगर आप 1 महीने का कमाया हुआ अगर 1 से 1.5 दिन के करेक्शन में दे देते हैं वापस, तो फिर आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आपकी स्ट्रेटेजी पर आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात है। 16,350 ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी 34,900 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है। दोनों का स्टॉप लॉस सेम है, इंट्राडे और क्लोजिंग। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो आपके लिए अब स्टॉप लॉस जो होगा वो 16,625 का होगा। गैप से खुलने के बाद 16,616 की आपने हाईएस्ट क्लोजिंग देखी है, 16,614 माफ कीजिएगा 17 अगस्त को। तो आप 16,625 16,630 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लें, और आपको डीप रखना है तो लाइफ हाई का रखिए 16,701 का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना दूर तक रखने की जरूरत है। 16,625 आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर काफी होगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस छोड़ा दूंगा 35,350 का, और क्लोजिंग बेसिस पर 35,550 का। अब भी जिनको शॉर्ट साइड पर और डीप स्टॉप लॉस रखना है कि भाई हमारा तो ऊपर का शॉर्ट है, हमें चिंता नहीं, तो फिर वो 35,800 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 35,800 के ऊपर, 35,800 35,850 के ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी फिर से अच्छी खासी तेजी के मूड में आ जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स स्टॉप लॉस के लिए आज से। जी दीप। क्लियर है सर, तो लेवल्स तो हो गए मौजूदा पोजीशंस के, अब नई पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी बताएं सर। खरीदे निफ्टी 16,350 के स्टॉप लॉस के साथ में, और उसके बाद जब 16,535 के 525 के ऊपर निकलेगा 16,450 स्टॉप लॉस रहेगा। 16,565 के ऊपर निकलेगा आपका स्टॉप लॉस 16,500 का हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस आप धीरे धीरे मूव करते चलें और खरीदें निफ्टी को 16,525 565 590 615 और 675 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए निफ्टी पर। जो लोग बेचना चाहते हैं बेचें, जरूर बेचें, जितना 16,700 के नजदीक बेच पाएंगे उतना बेहतर है। 16,600 के आसपास और इसके ऊपर से मन बनाना है, मूड बनाना है बेचने का। 16,615 16,625 पहला लेवल है जहां पर आप हल्की फुल्की बिकवाली कर सकते हैं, और ऊपर आए तो 16,700 के आसपास और बेचने का सोचें, 2 टुकड़ों में बेचें और स्टॉप लॉस लगाएं 16,750 का। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 16,570 535 510 480 और 450 मैक्सिमम। हालांकि 16,510 के नीचे के टारगेट मैं दे नहीं रहा हूं, एकेडमिक पर्पज से 16,510 तक ही आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन फिर से काट लेनी चाहिए। ये लेवल्स हैं जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली भी। अब आइए बैंक निफ्टी। शुक्रवार के लो पर स्टॉप लॉस लगाइए 34,900 पर और खरीदिए बैंक निफ्टी। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 34,300 34,425, माफ कीजिएगा 35,300 35,425 35,550 675 और 775, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। शुक्रवार का लो 34,925 के आसपास का था, वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना है 34,900 के आसपास। 35,300 35,425 2 छोटे टारगेट, 35,550 35,675 2 मीडियम टारगेट, 35,775 और उसके बाद 35,850 के टारगेट बनते हैं बड़े टारगेट के तौर पर बैंक निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी बेचने में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
बेचना तो है, कहाँ बेचना है ये पता नहीं, पता भी है लेकिन वो दूर बहुत है। 35,800 बिल्कुल क्लियर कट शॉर्ट है बैंक निफ्टी, लेकिन आपको वहां तक इंतजार नहीं करना है। अगर आप टुकड़ों में बेचना जानते हैं तो 35,575 से शुरुआत कीजिए, 675 पर भी बेचिए और 775 पर भी बेचिए। 3 जगह आपको बेचना चाहिए बैंक निफ्टी, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका थोड़ा दूर का, लेकिन 35,900 का, क्योंकि यही निकल कर आता है। और अगर आपको कम बेचना है तो जितना 35,800 के नज़दीक बेच पाए उतना बढ़िया है। आप तो 35,775 के आसपास बेचे, ज़्यादा बढ़िया है। टारगेट 35,450, 35,325, 35,125 और 35,025, ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिक वाली। तो ये सारे आपके ट्रेड्स हैं दीप, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड। क्लियर है सर। तो सारे लेवल्स आपके लिए आज का ट्रेड इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए, अच्छी शुरुआत के आसार हैं। बैन लिस्ट सर, एनएमडीसी की एंट्री हुई है पर उसके सामने सेल और कैडिला हेल्थ, यहां पर आपने एग्जिट देखी है। तो 5 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में है, सन, पीएनबी, नाल्को, कैनरा और वेदांता। उसमें एनएमडीसी जोड़ दीजिए, सेल और कैडिला बाहर हैं। अब फंड्स का डेटा समझाइए सर, क्योंकि हमने देखा कि भारी सेलिंग आती हुई दिखी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। फ्राइडे को ही 2,200 करोड़ की सेलिंग है और पिछले हफ्ते देखें तो करीब 4,300 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईएस ने कैश में। कैसे समझें इसे सर? सेलिंग तो ज्यादा है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि 2,200 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली जो शुक्रवार की, उसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं, कार ट्रेड में भी हुई हैं और साथ ही आवास में हुई थी। तो एग्जैक्टली कितना उन्होंने खरीदा बेचा है ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, कितना एडजस्टमेंट है। बट कुल मिलाकर इसमें कोई डाउट नहीं कि बिकवाली का आंकड़ा तो बड़ा है। और साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर्स भी उन्होंने 900 करोड़ के बेचे और इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़ी तगड़ी अनवाइंडिंग हुई है, तेजी की पोजीशन कम हुई है एफआईएस की तरफ से भी। जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन थी, खरीदारी की हुई थी इंडेक्स में, वहां पर पोजीशन कम की, तो ये आंकड़े तो हैं खराब। अब आइए घरेलू फंड ने थोड़ा ही खरीदा, लेकिन खरीदा है 120 करोड़ के आसपास का। तो पिछले 2-3 दिनों से उनके आंकड़े थोड़े इतने मजबूत नहीं थे। शुक्रवार के भी मजबूत नहीं है, लेकिन बुरे नहीं है, कम से कम बिकवाली का आंकड़ा नहीं है। वायदा कारोबार में ही है। पहला पुट कॉल रेशियो जिसका हम जिक्र कर ही चुके हैं, 1.21 बहुत कंफर्टेबल है, ये अच्छा काम हो गया। दूसरा, निफ्टी फ्यूचर्स 14 पॉइंट डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर ही है। 15 पॉइंट डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, 16 पॉइंट। तो निफ्टी फ्यूचर्स में ऑलरेडी पोजीशन थोड़ी शॉर्ट साइड पर है ही। अब आइए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। गैप से खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होगा 16,500, और वो क्यों होगा वो समझ लीजिए। 16,500 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इससे बड़ा सपोर्ट मिलेगा पुट राइटर से नहीं, कॉल राइटर से। 16,500 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप 50 लाख शेयरों का। ध्यान से सुनिएगा, 50 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,500 के कॉल पर। उसमें से 24 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े। आज ये गए काम से। जब 16,575 के आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं, और अगर डिस्काउंट प्रीमियम हटा भी दें, वहीं के वहीं खुलेंगे, तो भी 16,500 का कॉल राइटर एकदम बैकफुट पर है। और 24 लाख शेयर ये ऐसे कॉल राइटर है जिन्होंने नीचे के लेवल पर शॉर्ट बनाई है। तो एक बार जैसे 16,600 के आसपास पहुंचा और पार किया, तो 16,500 का कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। और तब आपके लिए बाजार का बेस 16,500, 16,535 पर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर आज दिन भर 16,500, 16,535 टूटेगा नहीं। ये डेटा बता रहे हैं, इस तरह का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। 16,600 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 44 लाख शेयरों का है ओपन इंटरेस्ट। उसके पार निकलने पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी और होगी। तो आज सुबह सुबह, जैसे शुक्रवार को सुबह सुबह लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है, वैसे ही आज सुबह सुबह शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन काटने के लिए आएंगे। क्योंकि आप 16,500 से बहुत ऊपर खुल रहे हैं। ये आप 16,500, 525 पर खुलते हैं ना, तो शॉर्ट सेलर इंतजार करता है कि देखता हूं ना, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या, आराम से देखते हैं, थोड़ा नीचे आ जाए। लेकिन 16,575 पर आप खुलेंगे, जो कि खुल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 16,575 से 16,625 की रेंज में कहीं खुलेंगे आप, ये ध्यान में रखिए। 16,575, 16,625, इस 50 पॉइंट में कहीं खुलेंगे। और 16,600 के ऊपर खुलकर टिक गए तो फिर शॉर्ट सेलर को काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और मैं फिर बता दूं, इंडेक्स खराब है ही नहीं, निफ्टी पर गुस्सा निकाले भी नहीं। बेच करके मेरा स्टॉक गिर गया तो मैं निफ्टी पर गुस्सा निकालूंगा, इससे बेचूंगा। इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए, स्टॉक बेचे, निफ्टी खरीदे, ताकि दोनों तरफ प्रॉफिट बने। तो मुझे लगता है आज शॉर्ट कवरिंग कमाल करती हुई दिखेगी। और नीचे के लेवल पर इस वजह से अगर बाजार कभी भी आए तो 16,500 के नजदीक जब भी आएगा, 16,535 के नजदीक जब भी आएगा, तो आपको भी फ्रेश खरीदारी करनी है। और जो शॉर्ट सेलर है
उन्हें भी अपनी शॉर्ट काटना है, ये ध्यान में रखिए। ये लेवल्स हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास हम बंद हुए हैं, वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। हल्की फुल्की रुकावट 35,500 के आसपास है, जो आपको पता ही है। तो 35,500 तक की राह तो आसान है, उसके ऊपर 35,500 से 35,800 की रेंज ऐसी है जहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वहाँ पर कहीं न कहीं जाकर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ। जी दीप। चलिए सर, तो इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। ट्रेड का इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हैं और एक्सपायरी वीक भी है, तो वहां पर भी रखिए नजर। अच्छा सर, अब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी पर आते हैं। आज की जो लिस्टिंग है नोवोको विस्टास, इस पर आपकी क्या सलाह है, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? नोवोको विस्तास सीमेंट कंपनी है और यहाँ पर हमने राय दी थी कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप बिल्कुल पूरी तरह से इस स्टॉक को अवॉइड करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। वैसा ही होगा भी। 570 रुपये की डीप इशू प्राइस है। 570 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में ये तीसरी लिस्टिंग ऐसी होगी हाल की जो डिस्काउंट पर लिस्ट होगा, यानी कि इशू प्राइस से नीचे लिस्ट होगा। 570 रुपये की इशू प्राइस से नीचे इसके लिस्ट होगा। और इसका विंडलेस ने इस डिस्काउंट लिस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अब एक और लिस्टिंग आपको नीचे होती हुई दिखेगी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अगर अच्छा है तो कहाँ खरीदना चाहिए, अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 10% नीचे मिलता है इशू प्राइस से, वहाँ से आप सोचना शुरू करें। अगर 20% तक गिरता है, आई डोंट नो गिरेगा नहीं गिरेगा, मैं एक आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ वैल्यूशंस के लिहाज से कहाँ पर आपके लिए कंफर्ट बनता है कि जहाँ पर वैल्यूशंस ठीक है दूसरी सीमेंट कंपनियों के मुकाबले में, वहाँ पर आप खरीदें तो गलत नहीं। तो मुझे लगता है लगभग 20% अगर गिर जाए, यानी कि 101 रुपये नीचे आ जाए अपनी इशू प्राइस से, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं धीमे धीमे लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदने का। शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने मना ही किया था कि ना लगाएं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगाया वो अपना स्टॉप लॉस रखें इशू प्राइस के नीचे। हमारा तो लिस्टिंग पर हमेशा ये कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और इशू प्राइस के नीचे है तो फिर आपको स्टॉप लॉस कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, हो सकता है 25 से 50 रुपये, 40-50 रुपये 8-10% नीचे लिस्ट हो। कितना 570 के मुकाबले में 500-525 रुपये की रेंज में कहीं लिस्ट हो सकता है। तो मेरा ये समझना है 15-20% नीचे गिरे, वहाँ पर खरीदारी धीमे धीमे खरीदारी करने की सोचें। एक आध दिन सेटल हो जाने दें कि कहाँ पर सेटल होता है। 20% नीचे आता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक और ख़राब लिस्टिंग आज होने वाली है। जी दी। चलिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या लिस्टिंग गेन की ज़्यादा कोई यहाँ पर संभावना नहीं है, बट निचले स्तरों पर अगर आपको मौका मिले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नोवोको विस्टास आज की लिस्टिंग, इस पर है हमारी नज़र। आइए आपको बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो कैनरा बैंक क्यूआईपी के इशू प्राइस पे ये कंपनी जो है आज बोर्ड की बैठक करने वाली है। और साथ ही साथ याद रखिए आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, वो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी पाइपलाइन जो है उसको 5 बजे लॉन्च करने वाली है, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि आज से जो उनके बाजार है वो सामान्य तौर से खुल जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। खबरों वाले शेयर्स में इंडो स्टार कैपिटल ओएफएस का अपडेट। आज वैसे तो रिटेल के लिए ओएफएस खुलने वाला है, 290 रुपये प्रति शेयर का भाव रखा गया है। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है 1.1 टाइम्स भरा है और कंपनी ने 6.1 लाख अतिरिक्त शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन जो है उसको अनुमति दी है। कैडिला हेल्थ यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि कोरोना की 3 डोज वाली जाइकोवी-डी वैक्सीन जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है। 12 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जा सकेगी और ये जो है बिना सुई वाली वैक्सीन है, तो ये अच्छी बात है। तो कैडिला हेल्थ पे इसके चलते नजर रखिएगा। बिल्कुल बड़ी खबर है कैडिला हेल्थकेयर के लिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए, और स्टॉक भी वायदा कारोबार के बैन के बाहर है, तो कैडिला पर तो आपको रखनी है नजर। पर फार्मा संबंधित और भी कुछ खबरें हैं और इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जो हैं फोकस में, उसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ऑरबिंदो फार्मा अच्छी खबर आज आते हुए दिखी है ऑरबिंदो फार्मा के लिए, क्योंकि क्रोनस फार्मा में 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो करार किया था वो अब कंपनी ने रद्द कर दिया है। कि बाजार जिस तरह से मान रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू डील है, इसके चलते ये जो डील है वो रद्द कर दी गई है। 420 करोड़ में ये डील होने वाली थी, एक्विजिशन करने वाले थे। और मैं आपको बता दूं कि जब से डील का अनाउंसमेंट होती हुई दिखी थी उसके बाद से स्टॉक में करीब 20% तक की गिरावट आ चुकी है। तो आज देखना होगा कि कोई स्पाइक
अप या पुल बैक इस स्टॉक में आता है। इन्फोसिस, इस पर भी नजर रखें क्योंकि सरकार ने इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख को समन भेजकर बुलाया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो नई वेबसाइट है उसमें काफी खामियां हैं और इसी के चलते इस पर सफाई देने के लिए उनको बुलाया गया है। 21 अगस्त को नई वेबसाइट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उपलब्ध नहीं होती हुई दिखी थी और उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें होती हुई दिखी थी। इसी के चलते उनको समन भेजा गया है। अरविंद फैशंस, इस पर भी नजर रखिए जहां पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 439 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं, जिसमें प्रमोटर्स भी इन्वॉल्व थे और साथ ही कई निवेशक इसमें इन्वॉल्व थे, म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व थे। लेकिन जो प्राइस है वो 8% के डिस्काउंट पर है। 218 रुपीज़ 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ये अलॉटमेंट किया गया है। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो करीब 240 रुपीज़ के आसपास की थी और इसमें आप देखिए आकाश भंसाली, इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आशीष धवन और साथ ही कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एसआरएफ, जहां पे 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक है, बोनस शेयर्स जारी करने पर विचार होता हुआ दिखेगा। और फिलाटेक्स इंडिया, जहां पे 25 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू करने पर यहां पे कोई विचार होता हुआ दिखेगा या फैसला होता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पर। कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स हैं मानसी के पास। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। केम्बॉन्ड केमिकल्स से शुरुआत करेंगे। सब्सिडियरी फिरोज सेठना प्राइवेट लिमिटेड ने थाने फैसिलिटी बंद की है। खराब वित्तीय स्थिति की वजह से ये फैसिलिटी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। दो कंपनियां हैं जो कि पूंजी जुटाने को लेकर आज बोर्ड बैठक करने जा रही है। इनफैक्ट 27 अगस्त को रामकृष्ण फोर्जिंग्स की पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। आज नहीं, 27 अगस्त की डेट है। और साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये 25 अगस्त को पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करने वाले हैं। तो दोनों ही कंपनियां फंड रेजिंग प्लान्स बनाकर चल रही है, इस पर नजर रखेगा। स्पाइस जेट, शुक्रवार से 14 नई घरेलू उड़ानें कंपनी ने शुरू की है। एविएशन स्पेस पर फोकस रहेगा इसके चलते। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्च 2022 तक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स लॉन्च करने का प्लान करने जा रही है। तो न्यू लॉन्चिंग के हिसाब से और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में मूवमेंट भी अपवर्ड्स हम देख रहे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए आती हुई दिख रही है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्पेस में ये एंट्री लेने के लिए है तैयार। पर फाइनल सेट ऑफ खबरें और कुछ फंड एक्शन है वरुण के पास। वरुण, बताइए। अच्छा दीप, तो सबसे इंटरेस्टिंग तो आज वैस्कॉन इंजीनियरिंग और रॉयल ऑर्किड होटल, यहाँ पे आप नजर रखिएगा क्योंकि वैस्कॉन इंजीनियरिंग ने कॉस्मोस प्रीमिसेस प्राइवेट लिमिटेड में 52.5 करोड़ में 50% हिस्सेदारी बेची है। ये हिस्सेदारी बेची गई है रॉयल ऑर्किड होटल को। साथ ही साथ इन्होंने रिवर शोर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 92% हिस्सेदारी जो है वो रॉयल ऑर्किड से खरीदी है 48.3 करोड़ में। तो ये इंटरेस्टिंग डील है। इसके चलते दोनों ही काउंटर जो है वो आपके रडार पे होने चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे अडानी विल्मर का जो आईपीओ है उसको फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है। सेबी की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस की एफपीआई होल्डिंग के लिए, उसके तहत इसको अभी होल्ड पे डाला गया है। तो इसका इंपैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे आपको देखने मिलेगा। कुछ बड़ी डील्स है जिसमें कार ट्रेड में गोल्डमैन ने 9.6 लाख शेयर्स खरीदे हैं, फ्यूचर्स वेल्थ मैनेजमेंट ने 4 लाख शेयर खरीदे और जुपिटर इंडिया फंड ने 3.89 लाख शेयर खरीदे हैं। तो रिसेंट की लिस्टिंग इस पे नजर। पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 50 लाख शेयर्स यानी कि 0.65% इक्विटी जो है 190 के भाव पे बेचे हैं। और एक इनसाइडर ट्रेड है जिसमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में प्रमोटर ने यहाँ पे खरीदारी की है, 1.25 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। 13 से 16 अगस्त के बीच में ये खरीदारी की गई है प्रमोटर पर। ओके, तो ढेरों सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आज बनते हुए दिखेगा। आइए जानते हैं इन सभी स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है। चलते हैं एफआईआर के लिए आशीष के पास। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए कैडिला, यहाँ पर इनकी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन से इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो सिटी का व्यू बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी बिकवाली की राय दे रहे 490 रुपये का लक्ष्य दिया है, करीब 534 के आसपास की जो शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे 664 रुपये का। लेकिन सीएलएस से यहाँ पर देखिए इनका जो व्यू है थोड़ा सा और बुलिश होते हुए नजर आ रहा है। अब इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है 650 रुपये के लक्ष्य के लिए। और विंडो फार्मा, इन्होंने क्रॉनिस फार्मा के साथ जो डील है इसे कैंसिल किया है।
इसके बाद CLSE की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 830 रुपए के लक्ष्य के लिए। 680 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। HCL टेक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। CLSE की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है और जो कमेंट्री में देख रहा हूँ वो भी काफ़ी बढ़िया मान रहे कि नियर टर्म का जो ग्रोथ आउटलुक है, खासतौर पर रेवेन्यू ग्रोथ, वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है। इनफैक्ट पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके बाद इन्होंने EPS के अनुमान में करीब 1 से लेकर 2% की बढ़ोतरी की है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। 1320 रुपए के लक्ष्य, 1120 के आसपास की क्लोजिंग है। और अंत में सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है। लगातार स्टॉक पर वो बुलिश रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर रहेगा एक्शन। और इसके साथ ही ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से भी जोमेटो पर रिपोर्ट आई है और 200 रुपए का टारगेट उन्होंने रखा है। तो जोमेटो पर भी एक के बाद एक बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। यहां पर भी आज रहेगा फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। हफ्ते का पहला दिन सोमवार, पिक ऑफ द वीक। आप सबको सुप्रभात। सिमी जी करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द वीक होगा मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था। वीकली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट देखा गया है, तो इस वीक के लिए मैंने मैकडॉवेल चूज किया है। 680 का स्टॉप लॉस होगा, 730 का पहला टारगेट और 755 का दूसरा टारगेट के लिए मैकडॉवेल को खरीदने का सलाह होगा। ओके, तो मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। 3% नीचे बंद हुआ स्टॉक और आज यहां पर एक्शन आपको तेजी की तरफ दिख सकता है। इस पर करें फोकस। 680 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी 730-755 के टारगेट के लिए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी करनी है टाइटन में, और टाइटन में हमने देखा कि कोई करेक्शन का खास असर नहीं पड़ा। बाजार में कमजोरी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक टिका रहा और मुझे लगता है अनिल जी कि इसमें आज भी आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो टाइटन में खरीदारी की राय है 1845 से 1845 का स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर 1920 रुपए का टारगेट होना चाहिए। तो 1920 का पहला टारगेट, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, लेकिन 1920 के टारगेट के लिए टाइटन में खरीदारी की राय। ओके, टाइटन है आपका पसंदीदा शेयर। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या स्टॉक पसंद है आज इस हफ्ते के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मुझे पसंद है पीडीलाइट। पीडीलाइट के साथ जाना चाहूंगा। एक तो डिफेंसिव बैट है, टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है और इस सप्ताह में नए लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है। 2208 2208 का स्टॉप लॉस है, 2340 2340 के टारगेट के लिए पीडीलाइट है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो आप पीडीलाइट के साथ जाना चाहते हैं, जाएं कहीं भी नहीं, रिकमेंड करें, बने रहे जी बिजनेस के साथ में, रिकमेंड करें पीडीलाइट। ये है राय बंसल जी की तरफ से। मजबूत जोड़ है पीडीलाइट का। 2208 स्टॉप लॉस, 2340 आपके लिए टारगेट बनेगा बंसल जी की तरफ से। सुमित जी भी तैयार है अपनी पिक के साथ। सुमित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे पास जो स्टॉक है वो है FMCG काउंटर और उसके नाम में ही है ले। पहले भी मैंने ये काउंटर रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है नेस्ले। नेस्ले के अंदर लेना बनता है अनिल जी। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ चुका है और मेरे को ऐसा लगता है कि नेस्ले यहां से अभी और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। इसका इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 20,000 का। 20,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है तो 20,500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने नेस्ले में पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें। कोई भी 200-300 रुपए का डिप आता है यहां से तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 18,900 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 20,500 तक के टारगेट नेस्ले के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा नेस्ले। ओके, तो चलिए नेस्ले में करें आप खरीदारी। यहां पर आपके लिए मौका है तेजी करने का सुमित जी की तरफ से। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब सुप्रभात। पहले तो आज आप अपनी आज की पिक भी बताएं, इस हफ्ते की पिक भी बताएं और साथ ही शुक्रवार को देर शाम को आज जो बाजार आज और कल वाला आपका जो शो है उसमें भी आपने कुछ बेहतरीन पिक्स दिए हैं वो भी बताएं। मेरे ख्याल से प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट में देख रहा था, वीकेंड पर शो देख रहा था, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्स वहां पर भी आपकी थी, वो भी बताएं हमारे दर्शकों को एक बार फिर से।
थैंक यू अनिल जी, आपकी तो नजरें चारों तरफ बनी रहती है एंड मुझे पता आप देखते हैं और जरूर से हर चीजों को बहुत बारीकियों से एनालाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। और हमें डर लगा रहता है, आप शो में नहीं भी रहते हो ना तो भी लगता है कि नहीं अनिल जी देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। सो एनीवेज अनिल जी, थैंक यू फॉर सो मच। कोलगेट दिया था मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, प्रेसिजन वायर्स दिया था मैंने इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे। ऐसे धमाके मतलब डेंजरस मार्केट था उसमें भी ये प्रेसिजन वायर्स मैंने जेम स्टॉक के तौर पे पहले दिया हुआ है, और वहां पे भी ये स्टॉक लास्ट में तेजी के साथ बंद हुआ था जब मार्केट मची हुई थी। 50 पॉइंट जो लास्ट 50 मिनट में गिरे थे निफ्टी और स्मॉल कैप में, तो गजब का वो हो रखा था माहौल खराब, बट फिर भी ये स्टॉक चला। बेक्टर्स फूड, देखिए जिस तरीके से एफएमसीजी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड नाउ इट शुड परफॉर्म। तो बेक्टर्स फूड मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे था। सो कोलगेट प्रिसीजन वायर मैंने इंट्राडे के तौर पे था, बेक्टर्स फूड पोजिशनल पिक के तौर पे, और मास्टेक जो आपका मेरा हमारे पैनल में आई थिंक कुणाल जी, बंसल जी सबका चहेता स्टॉक है मास्टेक, जो कि मैंने जल्दी से रिपीट दूसरी बार किया। कई बार मैं रिपीट इतनी जल्दी नहीं करता स्टॉक को, बट ये स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और फ्राइडे के दिन भी बहुत कॉन्फिडेंस आया। और अब मैं इस हफ्ते के लिए जो मेरी अभी के शो के लिए फ्रेश पिक ऑफ द वीक है वो है ग्रीन लैम्प। ऑलरेडी एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है और जनरली ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, 3-4 बड़े प्लेयर्स है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में लोग हैं, बट प्लाईवुड इंडस्ट्री पे बहुत बुलिश हूं मैं, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री पे, तो मुझे लगता है कि ग्रीन लैम्प एक अच्छा पिक के तौर पे आएगा। और दूसरा बंसल जी ने ऑलरेडी बोल दिया, पीडीलाइट इंडस्ट्री, जो बेसिकली मैंने जो लिस्ट है HUL, कोलगेट, मैरिको, डाबर, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सारे FMCG और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है, बट यस उनमें से सबसे बढ़िया मुझे पीडीलाइट लगता है और दूसरा ग्रीन लैम्प। ओके तो ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आज के लिए ग्रीन लैम्प, ये लेमिनेट्स बनाने वाली, प्लाईवुड बनाने वाली और MDF बनाने वाली कंपनी जो पसंद है। इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी हुई सारी कंपनियां जबरदस्त एक्शन में हैं और यहां पर भी तेजी बनेगी। इसके अलावा 3 स्टॉक जो वीकेंड शो पर रिकमेंड किए जैन साहब ने, वो भी आपके सामने आ ही चुके हैं। तो जैन साहब को पीडीलाइट पसंद है, ग्रीन लैम्प पसंद है, घर बनाने में काम में आने वाली सारी की सारी कंपनियां पसंद है। आइए बढ़ते हैं आगे, अब ढेर सारे स्टॉक्स हैं आज एक्शन में। सिमी जी सबसे पहले तो आपका फेवरेट ही, इसी पर राय लेंगे। SRF 31 अगस्त को होगी बोर्ड बैठक और कंपनी देगी बोनस। 9,000 का भाव आ गया, 10,000 के करीब है, बोनस तो बनता है। वैसे तो जिन लोगों ने शेयर खरीदा वो बोनस की तरह ही रिटर्न्स एंजॉय करना आप लगातार रिकमेंड करती आई हैं इस स्टॉक को। बताएं क्या करना चाहिए अब? अनिल जी, मुझे लगता है अभी भी इसमें पोजीशन मेंटेन किया जा सकता है, और जिनके पास नहीं है और फ्रेश ट्रेडिंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि 8,600 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। यही रिसेंट लो था और उसी के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। तो करंट लेवल से अभी भी 100-150 पॉइंट, मतलब 200 से 150-250 पॉइंट का करेक्शन अभी भी पॉसिबल है। ये अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट खराब रहता है तो आ सकता है। लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 10,000 के ऊपर का ही टारगेट मेरा है। मुझे लगता है कि 8,600 तक का कोई भी डीप इस्तेमाल करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, फ्रेश खरीदारी इनफैक्ट। ओके, खरीदारी करने की राय हमेशा से रही आपकी और इस अच्छी खबर पर तो जरूर बनती ही बनती है। एक और फार्मा स्टॉक एक्शन में रहेगा और वो है कैडिला। वीकेंड पर इन्होंने अपनी वैक्सीन का ऐलान किया है। 12 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को लग पाएगी, 3 डोज होंगे और इसका नाम रखा है जाइकोविड। ओके, बीच में डैश आ गया, जाइकोविड, ये है इस वैक्सीन का नाम। जैन साहब, कैडिला क्या है आपकी राय? वैसे तो ढेर सारी वैक्सीन ऑलरेडी हैं, लेकिन ये पहली वैक्सीन है जो 12 साल से ऊपर के लोगों को लग पाएगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल न्यूज़ पॉजिटिव है और फार्मा स्टॉक्स में मुझे कैडिला अच्छा लगा हुआ है और काफ़ी पहले भी रेकमेंड किया इस स्टॉक को 400 के लेवल, 425 के लेवल्स पे अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद सारे फार्मा स्टॉक्स एक तरीके से अच्छी खासी मंदी की चपेट में आए हैं। तो ये स्टॉक भी कोई अनोखा नहीं है, करेक्ट हुआ है, बट दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। तो जिन्होंने ले रखा है ये स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें और हो सकता है कि आज एक तेजी के साथ खुले मार्केट का माहौल भी बढ़िया है और कुछ फार्मा स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही है। सो आई थिंक इट विल बी ट्रीटेड एज अ गुड पॉजिटिव न्यूज़ एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा निवेश है। काफी बैलेंस शीट में मजबूती आई है, डेट्स को लोग रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक। या तो ये है आपके लिए। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर जैन साहब आप ही को राय देनी है और वो है इन्फोसिस। एक
खराब खबर है स्टॉक के लिए कि वित्त मंत्री जी ने बुलाया है सलील पारिक साहब को, जो इनके सीईओ है, कि भाई आपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल बनाया है वो बराबर चल नहीं रहा है, 2.5-3 महीने हो गए, अभी भी वही खराबी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। ढेर सारे सीए दोस्त हैं मेरे जो लगातार मैसेज करके, ट्वीट करके, पर्सनली फ़ोन करके, भाई इस मामले को उठाओ, बहुत दिक्कत आ रही है, दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं, मतलब और ऐसे से वो जैसे आईटीसी पे जोक्स बनते हैं ना, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी बहुत सारे जोक्स बन रहे हैं, वो चल रहे हैं सीए फ्रेटर्निटी में बहुत सारे। फाइनली अब उम्मीद करें कि वित्त मंत्री जी खुद पहल ले रही तो कुछ हल निकलेगा, कुछ सॉल्यूशन होगा। इन्फोसिस गिरना चाहिए आज? गिरेगा अनिल जी, करेक्शन तो आ सकता है। देखो चला भी वैसा ही है। मुझे याद है जब इसका बायबैक का अनाउंसमेट हुआ था, जो कि टेंडर नहीं था बट ये लोग ओपन मार्केट से परचेज कर रहे थे, और तब 1320-25 रुपया, 1350 के लगभग अनाउंसमेंट था और 1750 तक ये पूरा पहुंचा। और देखिए टाइमिंग भी देखिए, उस लेवल पे जाके कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज, बड़ी नेगेटिव न्यूज है। बट ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसको बहुत, क्योंकि ये सब कंपनियां एक तरीके से होलिस्टिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक। यहां अगर गलती हो रही है तो वाकई में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम ही होगी, तभी हो रही है, नहीं तो ये लोग डिलीवरी नहीं दे पाए। और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट आ जाए वर्ल्ड में जहां पे ये लोग नहीं किए हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज और बड़े बड़े अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को ये लोग जब सेटिस्फाई करते हैं तो सर्टेनली यहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी जो कंट्रोल के बाहर होगी, या जिनको पूरी कोशिश करते हुए भी नहीं हो रहा है। बट यस, संबंध दिया है तो सर्टेनली एक सीरियसली लिया जाएगा। बट आई थिंक कोई भी करेक्शन आए तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। एंड ऑलवेज जब इन्फोसिस में नेगेटिव न्यूज आती है तब हर बार उस अपॉर्चुनिटी को जिन्होंने भी एनकैश किया, बहुत पैसा बनाया, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज से घिरा हुआ रहता है कई बार, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है कि कई सारे एलिमेंट्स काम करते हैं मार्केट्स में। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब भी नीचे आई अगर इस करेक्शन पे, तो बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक है बिल्कुल। बाय ऑन डिक्लाइन का स्टॉक है ये इस वक्त आपके लिए। इन्फोसिस में गिरावट में करें खरीदारी, आज गिरावट की आशंका तो है ही। गिरावट की आशंका एक और स्टॉक में बन सकती है और वो है अदानी एंटरप्राइजेस। कुणाल जी देखिए इसके 400 दीजिए अपनी राय। अदानी विलमार का आईपीओ सेबी ने कुछ और जानकारी के लिए और डिटेल्स के लिए होल्ड पर डाला है। अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ज पर क्या है आपकी राय? अरे जी देखिए, काफी समय से लगभग 1-1.25 महीने से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक सीमित दायरे का कारोबार हम देख रहे हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1380 के आसपास। तो मुझे लगता है जी 1380 वायलेट हुआ तब इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा और आपको काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1380 का लेवल होल्ड करता है तो मुझे लगता है इसी तरह एक सीमित दायरे का कारोबार होगा और स्टॉक में तेजी बनेगी जब 1500 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, 1380 का स्टॉप लॉस रख लें। यह लेवल टूट जाए तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय। उससे आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए इसके नीचे होगा अदानी एंटरप्राइजेस खराब। लेकिन एक स्टॉक जो अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा होने पर भरोसा करना है कि नहीं, सुमित जी ये आप बताइए। औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में खबर यह आई कि वो क्रोनस करके एक कंपनी जिसमें 51% हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे 420 करोड़ रुपए में, और वो फंड मैनेजर्स को और इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रही, धुलाई हो गई स्टॉक की। मतलब अच्छा खासा पिट गया पिछले हफ्ते भर में, तो देखो तो बहुत ही बुरी हाल हुए हैं। 680 तक आया पिट पिटाकर। लेकिन अब कंपनी ने इन्वेस्टर्स की, फंड मैनेजर्स की भावनाओं को समझते हुए ये ऐलान किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो थोड़ी बहुत रिकवरी, रिपेयर्स कह सकते हैं, स्टॉक के प्राइसेस में एक उछाल आ सकता है, क्योंकि अब कंपनी ऐसा नहीं करने जा रही है। तब क्या करना है? निकलना है, खरीदना है, उछाल में बेचना है, क्या करें बताइए जरा। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। ड्यूज के ऊपर स्टॉक ने एक अच्छी खासी पिटाई कर दी है। स्टॉक जो पिछले 7 से 15 दिन पहले 900 प्लस के लेवल्स पे चलता था, वो अब 700 के नीचे आ चुका है और स्टॉक के अंदर वन वे सेलिंग देखने को मिली है और हर रोज रेड कैंडल फॉर्म हुई है। मेरे को लग रहा है इस स्टॉक, इस न्यूज पे बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच करना होगा। जब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव साइड में डेवलपमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर, तब तक इसमें बढ़ चढ़कर बाइंग नहीं करनी है। एक बार पुल बैक, बाउंस बैक, एग्जिट के तौर पे सोचे। ऊपर में एक बार ये 725 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब जाके इसके अंदर कुछ बाइंग मोमेंटम बनेगा, तो उसके बाद फ्रेश बाइंग बनेगा। फिलहाल एक बार बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, तो फ्रेश सेलिंग अवॉइड करें और बाइंग के लिए ब्रेकआउट का वेट करें। फिलहाल इंतजार करें और ऊपरी स्तरों पर करें बिकवाली। ये राय है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर सुमित जी की तरफ से।